वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक बार फिर से। कल वाली जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट के लिए, उसका विज्ञापन आज आ गया है। तो आज हम बात करेंगे उसके विज्ञापन की बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, आपको बस अभी तक इतना पता था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग में कृषि अधिकारी की अराजपत्रित 34 रिक्त पदों का चयन किया गया था। ठीक है ना। ये चयन करने के लिए विज्ञापन जो है कल आया था और मैंने आपको इसके बारे में कल बताया था। तो हमने कुछ बातें, जैसे कि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, ये कल वाले उसमें भी थी, लेकिन आज के विज्ञापन जो इसका पूरा आया है, इसमें हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और डिटेल सिलेबस, पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा, तो अगर वो आज वाला वीडियो भी देखेंगे तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह क की कुछ पोस्ट निकाली हैं कृषि विभाग में। ठीक है। और पोस्ट रहेगा का नाम रहेगा सहायक कृषि अधिकारी। ठीक। 34 इसमें रिक्त पद हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन आपका 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 5 नवंबर 2023 तक रहेगा। और इसमें इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि, मतलब 9 से 16 नवंबर 2023 के बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो अनुमानित समय है, टेंटेटिव डेट जो है इन्होंने दिया है नवंबर 2023। तो चलिए देखते हैं आगे। ये आपको कल ही बता दिया था मैंने कि इसके रिक्त पदों पे जितने भी सीधी भर्ती ये होगी, ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और इसकी वेबसाइट है www.sssc.uk.government.in। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक है ना। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है। और आपको इसमें जो है, आपको इसके बारे में समय समय पर उन्होंने बोला है कि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए फ़ोन, मोबाइल नंबर, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपको जो भी सूचना होगी वो आपको आयोग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना। और अपना प्रवेश पत्र जो है आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। कोई डाक से आपके घर प्रवेश पत्र नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिखनी है वो बिल्कुल ठीक लिखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये है, इन्होंने पदों के हिसाब से बताया है। जैसे देखिए, पद नाम है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1। ठीक। देखिए, रिक्तियों का विवरण दिया है। कुल पद 34 थे। ठीक है। अब इसमें देखिए, इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है कि महिलाओं के लिए कितने पद रहेंगे, अनाथों के लिए कितने रहेंगे, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितने रहेंगे। ठीक है ना। EWS जनरल, इन सब के कितने रहेंगे, तो इस तरीके से बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है SC कैटेगरी के लिए रिक्त पद हैं 4, जिसमें से महिलाओं के लिए हैं 2 और अदर्स के लिए हैं 2। ठीक है। उसके बाद जैसे ST का यहाँ पे कोई पद नहीं है। उसके बाद OBC लिखा है। OBC का यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक वाला एक पद है, ऑर्फन का एक पद है, दिव्यांग का एक पद है। ठीक है। EWS के लिए देख लीजिए, टोटल 3 रिक्त पद हैं, जिसमें एक पद महिला का है और 2 पद अदर्स के लिए। ठीक। फिर सामान्य के लिए यहाँ पर टोटल 27 पद है, जिसमें कि 7 पद महिलाओं के लिए हैं और 17 पद अन्य के लिए हैं। ठीक है। तो देखिए, ये थी आपकी कैटेगरी वाइज रिक्तियाँ। तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप वैसे ही फॉर्म भरेंगे। तो चलिए आगे जान लेते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया है कि वेतनमान, मतलब इसमें पे लेवल क्या रहने वाला है, ये रहेगा लेवल 7, मतलब 44,900 से 1,42,400 रुपये तक। ठीक है। आयु सीमा दी हुई है 21 वर्ष से 42 वर्ष। ठीक। पद का स्वरूप रहेगा अराजपत्रित, अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त। ठीक। अब अगला है शैक्षिक अर्हता। ठीक है। अनिवार्य अर्हता का मतलब है कि ये तो कंपलसरी है। देखिए, लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अधिमान्य अर्हता मतलब होता है कि जिसको लेके आपको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट को मतलब एनसीसी का बी अथवा सी का प्रमाण पत्र हो। तो उन्हें मतलब प्रेफरेंस दी जाती है वहाँ पे। ठीक है। अब देखिए अगला लिखा है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यहाँ पे पेपर पैटर्न मतलब आपका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और उसका टाइम होगा 2 आवर्स। ठीक है। जिसमें कि आपके सिलेबस से जो भी आपको उन्होंने कृषि मांगा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। अब देखिए उन्होंने बताया है कि इसमें कितने कितने परसेंट आपको मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ठीक है। लिखे देखिए सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को 35% न्यूनतम मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद लिखा है देखिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ घर ले जाने की अनुमति है। मतलब जब जैसे ऑफलाइन पेपर होगा इसका, ठीक है, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलती है वो आप घर ले जा सकते हैं। ठीक है ना। इसमें ये OMR टाइप आंसर शीट होगी आपकी। ठीक है। अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो ठीक, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आप इसे पूरा पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ मेन पॉइंट। ठीक है ना। इसमें यह है कि आपको नेगेटिव मार्किंग इसकी होगी। ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है। और OMR शीट में आपको वाइटनर यूज़ करना अलाउड नहीं है, और आपको वहाँ पे जाके भी अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से फिल करना है, वरना आपकी OMR शीट ख़राब हो जाती है। ठीक है। और ऑनलाइन अगर पेपर होता है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है मॉनिटर आपके कंप्यूटर पे ही उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, उसके बाद है अगला पॉइंट, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। मतलब यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। मतलब कोई 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर सेम आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर उनकी एज देखी जाएगी। जो स्टूडेंट्स की एज ज़्यादा होगी उससे प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है एज का देखिए क्राइटेरिया जो होगा वो 1 जुलाई 2023 को काउंट होगा। ठीक है। तब तक आपकी एज जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ छूट दी हुई है, जैसे कि लिखा है कि देखिए उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। अब आप देख लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक। अब इसमें यह एक कुछ और चीज़ें दी हैं कि आवेदन भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। एक तो आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, उसके साथ कुछ चीज़ें और भी हैं। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। मतलब आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक, मतलब 5 नवंबर से पहले तक आपका किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए, उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय में। ठीक है ना। मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का निवास प्रमाण पत्र धारक हो। मतलब आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक। अगला है अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो। मतलब इन केस अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपके पास हाई स्कूल या इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपने उत्तराखंड से ही पास किया हुआ हो। ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और लिखा है कि जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं उन्हें जो है सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो पहले से ही उत्तराखंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, कुछ कैंडिडेट, तो उन लोगों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए बस यही सब था।
और उसके बाद वही है, राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप तिब्बती शरणार्थी हैं तो भारत में स्थायी निवास आपका जो है 1962 से पहले का आया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, आप ये लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए वैवाहिक परिस्थिति वही है, ये आपको पता ही है कि हर गवर्नमेंट फॉर्म में यही होता है कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो। ठीक है ना, यह कोई ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग, अगर भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हैं तो। ठीक है ना, अब देखिए कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रक्रिया क्या है। ठीक है ना, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक, अब इसमें बताया है कि आपको परीक्षा शुल्क कितना देना होगा। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 300 रुपये रहेगा, SC ST और EWS के लिए 150 रुपये, दिव्यांगों के लिए 150 रुपये और ऑर्फन के लिए 0 रुपये। ठीक है, तो ये आपका शुल्क है, आप देख लीजिएगा, फॉर्म भरिएगा। ठीक, और फॉर्म आपको बिल्कुल पूरा भरना है। फॉर्म भरते समय बहुत अच्छे से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें लिखा भी है कि महत्वपूर्ण निर्देश व शर्तें, ये आप पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, और आराम से फॉर्म भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। बस दोस्तों, उसके बाद फिर यही सब इन्होंने बताया है आगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद सिलेबस है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 14 में इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है ना, ग्रेड 1। ठीक, अब इन्होंने यूनिट वाइज यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है पूरा, तो आप ये इसका PDF आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्होंने सर्टिफिकेट्स अटैच किए हैं जो कुछ कैंडिडेट्स को ज़रूरत होती है। तो बस यही सब है। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको 5 नवंबर से पहले फॉर्म भर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेरी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको कमेंट करके लिखना है, हम आपकी क्वेरी ठीक कर देंगे। ठीक है, सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।